अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे कमरे से। आइंदा यहाँ आने की जुर्रत ना करना, समझी? सलार अहमद की धाड़ पर इसकी आंखें बरसने लगी। ऐसा मत करें प्लीज, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी तरफ से बाहर में जाओ। वो सामान उठाए कमरे से बाहर आई तो नूरजहां बेगम और इनकी बेटियों ने फातिहाना मुस्कुराहट से एक दूसरे को देखा। ये सब इनकी मिली भगत से हुआ था। मिनाहिल यतीम हुई तो जुल्फिकार अहमद इसे बहू बनाकर घर लाए। शादी के 6 महीने तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे, मगर एक रात दोस्तों ने धोखे से शराब पिलाई तो वो रात भर मिनाहिल के नाजुक वजूद में अपनी शिद्दतें उंडेलता रहा। वो तब भी दोपहर बिना पंखे के स्टोर में सोते बेहोश हुई। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से इनका बच्चा। शहर की लड़की है, शायद शौहर को इतनी अहमियत नहीं देगी, लेकिन बेटा अब ये सब कुछ तुम्हें तस्लीम करना तो पड़ेगा। पिछले 1.5 घंटे से इसकी मां ने इसे कमरे में रोका हुआ था, जो अभी चंद घंटे पहले ही दूल्हा बनकर किसी की बेटी को ब्याह कर ले आया, और इसके कमरे में बैठी हुई दुल्हन बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। सुबह से बैठ कर कमर अकड़ गई, लेकिन वो शख्स था कि आने का नाम नहीं ले रहा था। तो मेरे इकलौते बेटे हो सलार, और वादा करो कि अपनी माँ और बहनों को नहीं भूलोगे। और वो शायद बदमजा होकर गर्दन फेर गया। आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरे लिए सबसे पहले हैं। वो अब इन बातों से अच्छा खासा बेजार होकर बैठा था। ये शादी चाहे अरेंज मैरिज थी, लेकिन जुल्फिकार अहमद की मर्जी से की गई मंगनी की बुनियाद पर। वो इनके गुजर जाने के बाद भी इस लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाकर ले आया, जो कि इसके बाबा की ख्वाहिश थी। अम्मी अब जाने दें, सलार को दुल्हन इंतजार कर रही होगी, नाराज भी ना हो जाए। पास बैठी हुई मुकद्दस ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि खदीजा बेगम को एक नजर इसे देखने के बाद सलार को इजाजत देना पड़ी, और इसने आगे बढ़कर अपनी मां के हाथ पर बोसा दिया और मुस्कुराकर बहन को खुदा हाफिज कहते कमरे से बाहर निकल गया। अल्लाह खैर करे, मेरा तो दिल होल रहा है। मुकद्दस मेरा बेटा है, न छीन जाए मुझसे। तकिए पर सीधे सिमत में लेटे हुए खदीजा बेगम ने अपना खदशा बयान किया तो मुकद्दस जल्दी से उठकर अपने करीब सोए हुए बेटे को उठाकर कमरे में जाने लगी। अब जो बीज बोया भुगतना तो पड़ेगा। शहर से आई हुई खूबसूरत चुड़ैल खुदा जाने क्या करेगी। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई और एक ठंडी सांस खारिज करके खदीजा बेगम ने आंखों को बंद कर लिया। हालांकि रिश्ता इनकी रजामंदी से हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही वो नई आई हुई दुल्हन पर सदके वारी जा रही थी, लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी बहू का हुस्न दिखा रही थी और मुनाफकत की हरहद पार करते हुए पीठ पीछे अंदेशों में मुब्तला थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर इसने खुद को नॉर्मल किया। गला खंखारते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने का मंजर जानलेवा था। इस बड़े से हसीन कमरे में हर चीज नफासत से रखी गई। बेड खूबसूरत फूलों से सजाया गया और इस पर बैठी हुई दुल्हन भी खिला हुआ एक ताजा गुलाब लग रही थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद किए वो शायद अपने सोने का प्रोग्राम जारी रखे हुए थे, जबकि एक नजर इस पर डालने के बाद सलार ने मुड़कर दरवाजे को लॉक कर दिया। शहर से आई हुई लड़कियां बदलिहाज होती हैं, कम ही अपने शौहरों का इंतजार करती हैं। खदीजा बेगम की एक सरगोशी ना चाहते हुए भी इसके सर पर सवार हुई और सर झटक कर इसके करीब आकर इसने अपनी नजरें मिनाहिल के चेहरे पर गाड़ दी। इस लम्हे दुल्हन के रूप में वो इतनी हसीन लग रही थी कि वो बेख्तियार इसे देखता चला गया। 22 साल मासूम सी लड़की जिसे वो पहली मर्तबा इतने गौर से देख रहा था। बड़ी बड़ी बंद आंखें और इन पर साया फगन पलकें, नफासत से बने हुए लब और लबों के नीचे जगमगाता हुआ तिल, जैसे कुदरत ने इसे पहरादारी के लिए बिठाया हो। घूम फिर कर इसकी निगाहें इसकी शफाफ सुराहीदार गर्दन पर जम सी गईं। बिलाशुबा वो बेतहाशा हसीन थी, पढ़ी लिखी थी। शायद अभी वो ज्यादा गहरी नींद में नहीं गई। इसने अपने चेहरे पर मतवातर किसी की नजरों के एहसास के तहत चौंकते हुए इसने जरा सा आंखों को खोला और अपने सामने बैठे हुए सलार के धुंधले नशीली अक्स को देखा। ऐसे पलट से कर अपनी आंखें खोल दी। आंखें मजीद बड़ी होकर जानलेवा हो गई, जिनमें सुर्ख डोरे लहरा रहे थे, और सलार इसकी मासूमियत को देखकर मुबहिम सा मुस्कुरा कर रह गया।
सॉरी शायद इंतजार करते करते आंख लग गई मेरी। अपने मुलायम लहजे में माजरत ख्वाह नजरों से इसे देखकर इसने बज़ाहिर बहुत आजिजी से कहा था, लेकिन सलार हल्का से इसके करीब होकर इसका चेहरा देखने लगा। हालांकि मेरा इंतजार करना चाहिए था मोहतरमा। मंगनी के बाद आज तक वो इन दोनों के दरमियान पहली गुफ्तगू थी। सलार ने एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन खदीजा बेगम ने कह दिया कि बात करने से इस लड़की ने साफ इनकार कर दिया है। वो इस हक में नहीं कि मंगनी के दौरान दुल्हा दुल्हन फ्रैंक हो, सो इसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। दरअसल मैं बहुत थक गई थी, इसलिए पता नहीं चला। वो काफी शर्मिंदा नजर आ रही थी और इसकी शर्मिंदगी को जायल करने के लिए सलार ने इसका मखमल सा हाथ पकड़ा और फिर अपनी जेब से अंगूठी निकालते हुए इसकी नाजुक सी उंगली में पहना दी। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आइंदा ख्याल रखेंगी। इसके चेहरे पर खिफ़त को देखकर इसने शर्मिंदगी को जायल करना चाहा और फिर झुकते हुए अपने होंठों के लम्ब से इसकी हथेली को छुआ। इसका हुस्न सलार पर असर अंदाज हो रहा था। खदीजा बेगम पिछले 1.5 घंटे से जो बातें दोहरा रही थी वो शायद दरवाजे के बाहर ही झाग बनकर उड़ गई। इस वक्त वो जिस लड़की के सामने था इसकी खुमारी जानलेवा थी। जबकि इसके लम्स पर कसमसाते हुए इसने जरा सा अपना हाथ खींचा तो सलार ने इसके चेहरे को अपने करीब करके इसके रुखसार पर हल्के से लब रखे। तुम मेरी बीवी हो, मेरे लिए इज्जत का मुकाम रखती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे घर में अम्मी सरबराह है तो तुम भी अपनी तरफ से सरबराही इन्हें बख्श देना। मैं नाहिल ने पलकें उठाकर ऐसे देखा। वो शायद अब इसे अपने घर के तौर तरीके समझा रहा था। मुकद्दस बाजी के ताल्लुकात अपने शौहर के साथ ठीक नहीं है, इसलिए वो फरीदौन के साथ इस घर में रहते हैं। और नाजिया तो भी छोटी है, घर का काम काज नहीं करती। इसके बाद इन सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे नाम हुई और मेरी भी। संजीदगी से समझाने के बाद आखिर में जरा सा शौक हुआ तो ना चाहते हुए भी वो हल्का सा मुस्कुरा कर रह गए। मुझे इस घर में सिर्फ आपके इत्तेमाद और आपके साथ की जरूरत है सलार। अपने लबों से वो इसका नाम दोहरा रही थी और सलार ने इसके नाजुक हाथ को अपने हाथ में दबोचते हुए इसकी आंखों में देखा। और सलार अहमद हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ा है। इसके साथ हसीन वादों में ढलते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद को जुल्ली से आजाद करा था। अरेंज मैरिज थी और इसी असर के तहत मनाहिल कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। सलार की सरगोशियां इसके लिए जानलेवा साबित हो रही थी। बार बार पलकें झपकाते हुए अपनी सुर्ख अनारी चेहरे को छुपाते वो मुस्कुरा कर रह जाती और मुकाबिल बाज नहीं आ रहा था। इतनी हसीन लड़की अगर इसके मुकद्दर में नहीं थी तो भी कोई कम खूबरू नहीं था। वो दोनों को अगर एक साथ बिठा दिया जाता तो परफेक्ट कपल की मिसाल थे। सलार ने इसे अपने करीब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी दस्तरस में लेना शुरू कर दिया। सारे खदशे और वसवसे झाग की तरह बैठ गए और ये इन दोनों के दरमियान एक हसीन रात के साथ साथ एक हसीन शुरुआत के जुमरे में आता था। लेकिन इस वक्त दोनों नहीं जानते थे कि यह मुलाकात जितनी हसीन है इसका अंजाम इतना ही भयानक होने वाला है। घर में रहने वाले आस्तीन के सांप हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कल की आई हुई लड़की इनके बेटे की मोहब्बतों की वारिस बन जाए। आजकल के मिडिल क्लास घरानों में हमेशा बेटियों को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है। कुछ माएं हमेशा ये समझती हैं कि इनके बेटे बहू के आने के बाद भी इनके मोहताज रहेंगे, इनके इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे। इस मुनाफिकाना तर्ज अमल के माशरे में रहकर हम ना ही इस बात को तस्लीम कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आपने सरदारी की है अपने शौहर के बलबूते पर तो आपकी घर आने वाली बहू भी सरदारी के काबिल है। सो चुपचाप इसके लिए जगह छोड़ दीजिए। और यही जगह तो नहीं छोड़ी जा सकती थी। तभी सुबह में नाहिल की आंख खुली तो जोरदार तरीके से दरवाजे को धड़धड़ाया जा रहा था। सलार की नींद शायद पक्की थी। अपने वजूद को संभालते हुए वो उठी, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को फ्रेश करके ठीक तरह से समेट लेती ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। बेख्तियार अपने इर्द गिर्द शॉल लपेटती वो जल्दी से दरवाजे तक आई और दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ी हुई मुकद्दस ने बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा लिया। गर्दन पर पड़ा हुआ हल्का सा निशान भी
मुकद्दस की उकाबी नजरों से छुप नहीं पाया, इसलिए मायनी खेजी से मुस्कुरा कर इसे देखा और फिर चेहरे के जाविये बिगाड़े। हद है भाभी, पहली रात की दुल्हन सुबह सवेरे सारे निशान मिटाकर कमरे से बाहर आ जाती है ताकि कोई कमरे तक ना पहुंच जाए, और 9 बजने वाले हैं, आपकी खुमारियां ही खत्म नहीं हो रही। मुकद्दस के लहजे में कुछ ऐसा था कि इसे चौंक कर इसे देखना पड़ा और फिर अपने लबों को दांतों में दबाकर इसने सर झुका लिया। मैं कुछ देर तक आती हूँ, सालार अभी सो रहे हैं। पलट कर इसने सालार को देखते हुए आहिस्ता अंदाज में कहा, लेकिन मुकद्दस अपने सीने पर बाजू लपेटते हल्का सा मुस्कुराई। भाई को सोने दें, आप नहा धोकर बाहर आए और नाश्ता बना दें। फिरदौन रात भर नहीं सोया और मैं इसके पास हूँ। नाजिया बेगम कभी किचन में नहीं गई और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो हैरत और बेयकीनी से इन्हें देखती रह गई। यूं तो रस्म के मुताबिक नाश्ता इसके मायके से आना था, लेकिन इसकी माँ और भाभियां शहर रहती हैं, इससे बेहतर था कि सब कुछ यहीं अरेंज कर लिया जाता। इसलिए खदीजा बेगम ने खुद ही ने मना कर दिया। अब अगर इसके माँ बाप नाश्ता नहीं ला रहे थे तो इसे बनाना था, और कुछ देर हैरत से इसे देखने के बाद वो गर्दन हाँ में हिलाती हुई पलट गई कि मुकद्दस ने इसे फिर पुकारा। नहा धोकर अपने हुलिये को तब्दील करके ही आइएगा, अम्मी को घर में मंडलाती हुई नजासत पसंद नहीं है। वो मुस्कुराते हुए जिस तरह कह रही थी, मिनाहिल बेयकीनी से इसे देखती रह गई। लेकिन तब तक मुकद्दस पलट गई। ये सब क्या था? ऐसे छोटे मोटे ताने तल्ख बातों से वो वाकिफ थी। इसके घर में भी भाभियां थी और वो भी अपनी माँ के साथ दोनों भाभियों के साथ ही रहा करती। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जिस तरह मुकद्दस बात कर रही थी वो सरासर इसकी तजलील थी। जल्दी से फ्रेश होने के बाद इसने कपड़े तब्दील किए और हल्का फुल्का मेकअप करने के बाद अपने बालों को समेटकर किचन में चले गई। सुबह सवेरे खुशदिली से मुलाकात करते हुए मुस्कुराकर खदीजा बेगम ने बावर करवा दिया कि नाश्ता पहले लेट हो चुका है। ये इसका पहला दिन था। मुकद्दस ने साजो सामान के बारे में बता दिया और जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए वो चाय, पराठे और अंडे बनाने लगी। फ्रिज में रखा हुआ सालन साथ गर्म करते हुए वो अपनी जानिब से बहुत तेजी से हाथ चला रही थी। जब इसे बाहर सलार की आवाज सुनाई दी, इसे हैरत हुई कि सलार को जगा लिया गया था। हालांकि मामूली बात थी, लेकिन अजाने इससे क्यों लग रहा था कि कुछ काम सिर्फ बीवियों के लिए छोड़ देने चाहिए। कंधे उचकाते हुए वो नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुई और कुछ देर तक बने बनाए नाश्ते पर मुकद्दस हावी हो गई। इसके साथ बाहर सब कुछ सेट करवाते हुए वो मुस्कुराकर सालार से बात कर रही थी। अरे कमाल है, बड़ी अच्छी भाभी लाकर दिए सालार। सालार की नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। सरबराही कुर्सी संभालते हुए खदीजा बेगम ने बातों बातों में इसे बावर करवा दिया था कि नई नवेली दुल्हन को ज्यादातर वक्त अपने शौहर को देना चाहिए। लेकिन खैर, आजकल की लड़कियों के हुनर, हमारे मुआशरे की तल हकीकत है कि कुछ लोग दो धारी तलवार की तरह होते हैं। वो दोनों जानिब से वार करते हैं। सो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुकद्दस ने भी बातों बातों में जता दिया कि फिरदौन की तबीयत खराब थी तो भाभी अपनी मर्जी से मुकद्दस की हेल्प करवाने आई है। सारा नाश्ता तो इसने बनाया था, बस वो चुपचाप सर झुकाकर नाश्ता करती रही। बाकी सब बातचीत में मशगूल रहे। नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए भी इसने खुद को सालार की नजरों के हिसार में पाया और यही बात इसे सरशार किए हुए थी। अगर आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जितने भी मुनाफिकाना तर्ज अमल अपनाते हैं, लेकिन आपका करीबी जिसकी वजह से आपका रिश्ता इन सब से है, अगर वो आपके साथ मुखलिस है तो आपको रत्ती बराबर भी किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। नाश्ता करने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चली गई और कुछ ही देर के बाद सालार भी कमरे में दाखिल हुआ। आईने के सामने खड़ी वो अपने गीले बालों को सुलझा रही थी, जिन्हें कुछ देर पहले जूड़े की शक्ल में कैद कर दिया गया। तब सालार ने आकर इसे पुष्ट से दबोच लिया। वो जरा सिसक कर रह गई। अब मुझे पता चल रहा है कि कुछ चोंचले सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोगों को जलाने के लिए होते हैं। इसकी गर्दन पर झुका हुआ अजीब खुमारी से सरगोशी कर रहा था और वो चौंकी जैसे इसकी आंखों में सवालियापन था
اور سالار نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ شادی شدہ مردوں کو ان کی بیویاں گیلے بالوں سے جگاتی ہیں۔ تب میں بھی سوچا کرتا کہ شاید میری والی بھی صبح بیدار ہو کر اپنی گیلی زلفیں میرے چہرے پر پھیرے گی اور میں بیدار ہو کر اسے دبوچ لوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا جبکہ وہ سنجیدگی سے سالار کو دیکھتی رہ گئی۔ خیر، بہت حسن کی ملکہ، جھک کر اس کی خوبصورت لگ رہی ہو تم، بلکہ ٹھوڑی پر لب سجاتے ہوئے وہ کہہ گیا اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرا کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے قریب کرتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ اب ہلکی پھلکی بات چیت کرتا جا رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ چھوٹے موٹے جواب دے کر پرسکون انداز میں مسکراتی جا رہی تھی۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ وقت سب سے بہترین ہوتا ہے جب سالار احمد اس کے پاس ہوتا ہے، اسے سرگوشیاں کرتا ہے، اسے چھوٹے موٹے سوال پوچھتا ہے اور اپنا سارا وقت اس پر نچھاور کرتا ہے۔ یہی تو شروعات ہوتی ہے ایک حسین رشتے کی، انڈرسٹینڈنگ کی اور ہم آہنگی کی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے گھر والے آگے ان سے میل ملاقات کرنے کے بعد ان کی جانب سے لائے ہوئے فروٹ، سویٹس اور کچھ تحائف اس نے وصول کیے۔ شائستہ بیگم نے مطمئن سے انداز میں اپنی مسکراتی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور پھر ہلکا سا اس کا ہاتھ دبایا۔ ہمیشہ مسکراتی رہو میری گڑیا ہے، وہ ان کی لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی جس کے فرض سے سبکدوش ہو کر وہ بہت مطمئن تھی۔ امی بس میرے لیے دعا کرتی رہا کریں، آپ کی دعاؤں سے سالار بہت اچھے ہیں۔ اس نے ان کی اطمینان میں اضافہ کرنا چاہا اور وہ بھی خوش دلی سے مسکرا دی۔ میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ شادی شدہ بہنیں جب مہمان بن کر جاتی ہیں تو بھابھیوں پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن جب بھابھی آ جاتی ہے نا تب ان کا زیادہ دن رکنا بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ ہمیشہ اس گھر میں مہمان بن کر جانا۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی اور بس تلخی سے مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس کے بابا کا گھر تھا اور بابا اکثر اسے کہا کرتے تھے کہ وہ اس گھر کی سردارنی ہے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بڑا بھائی شادی کے بعد ملازمت کے سلسلے میں اپنی بیوی کو دوسرے شہر لے کر چلا گیا، جبکہ وہ دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ پل بھر میں رشتے بدل جاتے ہیں، اپنائیت بیگانیت کا روپ دھار لیتی ہے اور شاید یہی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس شام ارسلان کے ساتھ وہ گھومنے گئی، حالانکہ شائستہ بیگم نے اسے ساتھ لے جانا چاہا تھا رسم کے مطابق، لیکن خدیجہ بیگم نے انہیں منع کر دیا۔ کچھ دنوں تک ارسلان اور مناہل خود آئیں گے، بس 1-2 دن بچے، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، وہ بھی خوش دلی سے مسکرا دیں۔ ان کی بیٹی اگر اس گھر میں خوش اور مطمئن تھی تو وہ ماں تھی، اسے کیسے الجھن میں مبتلا کر سکتی تھی۔ وہ شام اس کی زندگی کی شاید اکلوتی اور حسین شام تھی جب اس کی ہمراہی میں چلتا ہوا شخص اسے جان نثار ہوتی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شام کی سرمئی کرنیں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ان کے علاقے سے شہر سے 1.25 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا اور وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو وقت دینے کی غرض سے آئے۔ ایک اچھا سا کینڈل لائٹ ڈنر، ڈھیر ساری باتیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ، اور پھر اس نے اپنی من پسند بیوی کو چند تحائف بھی لے کر دیے۔ واپس آنے سے پہلے انہوں نے مقدس، نازیہ اور امی کے لیے بھی کھانے کو کچھ چیزیں خرید لیں اور تقریباً 11 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوئے۔ سالار گاڑی کھڑی کرنے کی غرض سے رکا تو وہ سامان سنبھالتی اندر چلی آئی۔ ایسے لگا تھا سب لوگ سو چکے ہوں گے، لیکن کچن میں جاتی ہوئی نازیہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ گاڑی کی آواز سن کر ہی باہر آئی ہے۔ السلام علیکم، اس نے خوش دلی سے سلام کیا، لیکن سر کو عجیب طرح سے ہلاتی ہوئی نازیہ سے نظر انداز کر کے کچن میں چلی گئی۔ اسے عجیب لگا، کافی عجیب۔ اپنی ساس کے لیے لائی ہوئی چیزیں انہیں دینے کے لیے وہ ان کے کمرے میں گئی تو مقدس بھی وہیں موجود تھی۔ سلام کرتے ہوئے اس نے وہ بیگ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سالار نے آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدی ہیں، کھا لیجیے۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئے، لیکن خدیجہ بیگم کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ مقدس بھی چپ کر کے فریدون کو تھپکی دیتی ہوئی اسے کچھ عجیب لگا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے سواری انداز میں پوچھ لیا
और खदीजा बेगम ने भड़कते हुए से तल्ख जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हमें क्या होगा, बस अब शादी हो गई है तो एक दूसरे को वक्त दो, हमारे यहाँ इस आवारागर्दी का रिवाज नहीं है। वो बैठी रहेगी, काफी देर इनका चेहरा देखती रही, जब मुस्कुराता हुआ सालार कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी, जबकि वो हैरत से इनके बदलते हुए तासुरात को देख रही थी। सालार इनसे बातें करता जा रहा था और खदीजा बेगम यूं घुमा फिरा कर बात कर रही थी जैसे यहाँ होने वाली बातों में वो किसी तीसरे फर्द का किरदार अदा कर रही हूँ। चुपचाप उठते हुए वो सबको खुदाफिज कहकर कमरे से चली गई। ऐसे लगा शायद अब सालार को कुछ वक्त अपनी माँ और बहनों के साथ गुजारना चाहिए। हक बनता है, अगर वो बीवी के साथ 2 घंटे गुजार कर आता है तो 1 घंटा दूसरों के साथ भी गुजारना इस पर फर्ज है। तुम्हारी तो बीवी आने की देर थी, मजाल है जो सारा दिन कमरे का दरवाजा भी खोलो। खदीजा बेगम हाथ पर हाथ फेरती अपने बेटे को कह गई। वो बामुश्किल मुस्कुराया। क्या मतलब है अम्मी, ऐसा तो नहीं है ना, अभी देखे मैं आपके पास मौजूद हूं ना। इसका हाथ पकड़कर थपथपाते हुए वो मुस्कुरा कर कह गया और खदीजा बेगम पहलू बदल कर रह गई। वो मुसलसल इसे बातों से बावर करवा रही थी कि आजकल वो ज्यादा टाइम अपनी बीवी को दे रहा है और अंदर ही अंदर वो भी कुछ गिल्ट सा फील करने लगा। आज से पहले वो ज्यादातर वक्त अपनी माँ और बहनों के दरमियान नहीं हो रहा था। कुछ देर इनके पास बैठने के बाद वो कमरे में चला आया। फ्रेश होकर कपड़े बदलते वो बेड पर बैठी सालार का इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आंटी नाराज थी, इसने पूछा और सालार ने थोड़ा सा गर्दन फेर ली। हाँ, हो सकता है, मेरे ख्याल में मेरा रुझान तुम्हारी तरफ ज्यादा हो गया, इसलिए। इसकी बात में कोई नाराजगी नहीं थी, कोई तंज नहीं था, कोई सख्ती नहीं थी। वो देर तक इसकी पुश्त को देखती रही। वो बिल्कुल नॉर्मल तासुरा से बात कर रहा था, जैसे अंदर ही अंदर इस बात को महसूस कर रहा हो, और फिर चेंज करने की गर्ज से चला गया। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी जब सलार ने इसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। कल तैयार रहना, तुम्हारी अम्मी की तरफ चलेंगे, तुम एक दिन इनके पास रुक जाना और फिर मैं तुम्हें रिसीव कर लूंगा। सलार के कहने की देर थी। सारी तलखी और बदगुमानी को भुलाकर वो चहक उठी। अपनी आंखों को बड़ा करते उसने मुस्कुराकर सलार को देखा था। सच्ची? और सलार ने झिझकते हुए इसके लबों को छू लिया। मुच्ची? वो सुर्ख होते हुए गड़बड़ाई, जबकि इसे मुकम्मल कब्जे में लेते हुए वो इस पर निछावर होती सांसों के साथ इसे समीटता चला गया। इसका दिल सलार की पनाहों में धड़क रहा था और यही तो सबसे महफूज जगह थी। इस वक्त वो दोनों अपने कमरे में थे जब सलार ने इसे कहा कि वो नीले रंग का कामदार सूट पहने जो उसकी अम्मी की तरफ से बनवाया गया था। सलार को ये रंग बहुत पसंद था और आज वो इसे अपनी इसी रंग में देखना चाहता था। ठीक है, जो हुक्म मोहतरम आपका, इसने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराकर कहा तो मोबाइल की घंटी बज उठी और अपना मोबाइल लेते हुए वो बात करते कमरे से बाहर निकल गया। नीले रंग का कामदार सूट है, इसने निकाला, जिसका दुपट्टा बहुत नफासत से बनाया गया था। इसे बेड पर रखते हुए वो ज्वेलरी देख रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और नाजिया मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। आप जा रही हैं भाभी? वो बहुत मासूमियत से मुस्कुराते हुए कह रही थी। नाजिया और इसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। नाजिया 20 साल की होगी। वो कॉलेज की स्टूडेंट थी और ज्यादातर वक्त मोबाइल पर ही गुजारती। जी बस एक दिन की बात है, इसके बाद वापस आ जाऊंगी, इसने मुस्कुरा कर कहा और नाजिया ने आगे बढ़कर इसके हाथों को पकड़ लिया। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, आप हैं भी बहुत प्यारी। पहली बार था जब नाजिया ने इससे इस तरह बात कर रही थी और वो भी खुले दिल से मुस्कुरा दी। नाजिया ने पलट कर देखा। ओ माय गॉड, ये तो वही सूट है ना जो अम्मी ने आपके लिए बनवाया था। सूट को उठाए वो चहकते हुए पूछ रही थी और मिनाहिल ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये बहुत खूबसूरत है, पता है मैं अम्मी से मांगती रही लेकिन इन्होंने मुझे नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी भाभी चाहेगी तो खुद तुम्हें दे देगी। इस जोड़े को खुद से लगाकर वो आईने में सदकेवारी होती नजरों से खुद को देख रही थी और अजीब सी उलझन का शिकार होकर मिनाहिल देर तक इसे देखती रही। ये सूट तो मैं पहनकर अम्मी की तरफ जा रही हूँ, अगर तुम्हें लेना हुआ तो फिर ले लेना। नाजिया के सामने वो इस बात का तस्करा नहीं करना चाहती थी कि ये सूट
सालार ने कहा है इसे पहनने के लिए। ये भी बदतहजीबी में आता था। मिडिल क्लास घरानों में इस बात को भी बहुत मायूब समझा जाता है कि घर की कंवारी नंदों के सामने इनके भाई के रोमांटिक जुमलों को बयान किया जाए, मगर घर की शादीशुदा बहनों का तस्करा खुलेआम कर सकती हैं। नाजिया ने खुद से वो जोड़ा हटाकर अजीब से अंदाज में बेड पर फेंक दिया। आपको शायद गलत फहमी हो गई है, मैं उतरन नहीं पहनती, बस वैसे ही भाभी समझकर आपसे मांग लिया। इसके चेहरे पर वाज़ेह नाराजगी लिखी हुई थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूंगी उतरन, तुम तो मेरी बहन हो। नाजिया इसने मुस्कुराकर नाजिया को कायल करना चाहा। बहन हूं और एक सूट नहीं दिया जा रहा आपसे, ये भी कोई करने वाली बात है। अजीब से अंदाज में चेहरे के जागे बिगाड़ते हुए नाजिया ने कहा और वो बामुश्किल मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम रख लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पहन लूंगी। हालांकि कहते हुए वो कुछ परेशान हुई थी। ये सूट इसके शौहर ने इसे पहनने के लिए कहा था, लेकिन नाजिया ने दूसरी बार इनकार नहीं किया। झट से वो सूट उठाया, शुक्रिया अदा करके भागती हुई कमरे से निकल गई और वो खाली हाथ खड़ी रह गई। इसके शौहर ने कहा था कि इसकी बहनों की किसी ख्वाहिश को भी रद्द ना करे, लेकिन इनकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। नारंगी रंग के कामदार लिबास को निकालकर इसने पहना और चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। बालों को सुलझाते हुए इस वक्त वो ज्वेलरी पहन रही थी जब सालार कमरे में दाखिल हुआ और एक नजर इसे देखने के बाद इसके करीब चला आया। ये सूट मैंने तुम्हें दूसरा पहनने के लिए कहा था गालिबन। इसे दिलकशी से देखते हुए वो कह गया और वो हल्का सा मुस्कुराई। इस सूट में आपको प्यारी नहीं लग रही। इन दोनों के दरमियान वो किसी तीसरे का तस्करा छेड़कर बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। सो चहकते हुए बात ही बदल दी और इसे झुकाते हुए वो इसकी गर्दन पर लब रख गया। तुम हर रंग में जचती हो जाना, लेकिन वो रंग मेरा कुछ ज्यादा फेवरेट है, इसलिए कह रहा था। इसे घुमाते हुए अपने साथ लगाकर वो आने के बारे में पूछ रहा था और हल्की बुल्की सरगोशियां करके वो उसे सलार को तंग कर रही थी। सिर्फ एक रात में इससे ज्यादा नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। इसके कान की लो को लबों में दबाकर वो मुस्कुराया तो वो भी हल्का सा मुस्कुराती। जो हुक्म सरकार, जैसा आप चाहें। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर बाहर आए। वो सीढ़ियां उतरते चले आ रहे थे और खतीजा बेगम की निगाहें इन पर जमी हुई थी। पास बैठी हुई मुकद्दस मुस्तरिब से पहलू बदल कर रह गई। गजब खुदा का, सलार कम से कम अपनी बहनों का ख्याल कर लो, इन्होंने फनकारती हुई आवाज में कहा और सलार ने फौरन इसका हाथ छोड़ दिया। वो अच्छा खासा गड़बड़ा गया था। इस रोज इसे शाइस्ता बेगम के घर छोड़ने के बाद इसने डिनर वहीं से किया। कुछ देर बातों में मशगूल रहा और फिर सबको खुदाफिज कहकर वहां से निकल गया। ताहिर इसका बहनोई था और चचा जाद भी। न जाने कितनी बार वो इसकी बहन को लेने के लिए आया। चचा की फैमिली पिछली गली में रहती थी, ज्यादा फासला भी नहीं था, लेकिन मुकद्दस ने जाने से इनकार कर दिया। वो मतवातर एक ही जिद पर कायम थी कि जब तक ताहिर नया घर नहीं लेगा वो कहीं नहीं जाएगी। यहाँ से और इसी जिद की बिना पर वो पिछले 6 महीनों से खतीजा बेगम के पास टिकी हुई थी। मिनाहिल के आने के बाद खतीजा बेगम और इनकी बेटियों के रंग ढंग ही बदल गए। न जाने क्यों वो अब सलार से भी खिंची खिंची रहने लगी और छोटी छोटी बातों से इसे बदगुमान करने के लिए कहा जाता है कि अगर इंसान बातों को ना भी सुनना चाहे फिर भी इर्द गिर्द का माहौल इस पर असरअंदाज होता है और वो भी ना चाहते हुए अपनी तमाम तवज्जो इन बातों की जानिब मरकूज किए हुए था। इस दिन वो इसे मायके से वापस लेने के लिए जा रहा था जब नाजिया कमरे से तैयार होकर आई और इसे कहा कि रास्ते में इसे इसकी सहेली के पास छोड़ दे। वो दंग रह गया। वही नीला सूट, हल्का सा इसकी जानिब इशारा करते हुए इसने चौंक कर पूछा, ये ड्रेस तो मनाहिल का है। और नाजिया जरा सा रुकी। हाँ, भाभी ने मुझे खुद दिया है, इन्होंने कहा था कि वो पहनना नहीं चाहती, सो मैंने रख लिया। अम्मी ने इतना महंगा खरीदा था, वो कह गई और किचन से निकलती हुई खतीजा बेगम ने भी एक नजर दोनों को देखा। होने वाली गुफ्तगू तो पहले ही सुन चुकी थी। ओ अरे बड़े घर की लड़की है, शहर से आई है, हमारी दिलाई हुई छोटी मोटी चीजें ऐसे धुतकार कर फेंकेगी। वो वहां से निकल गया था, लेकिन वापसी का पूरा रास्ता वो इन्हीं बातों के मुतालिक सोचता गया। मिनाहिल और इसके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो इसे मिनाहिल से दूर कर देता, लेकिन मिनाहिल किस तरह का रवैया इसकी माँ और बहनों के साथ जता रही थी, क्या वो इन्हें खुद से कमतर समझती थी?
बदगुमानी एक जहर होती है, जब ये हमारे अंदर जन्म लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नसों में फैलना शुरू कर देता है और फिर हमें ऐसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर देता है जो आसानी से हमारी जान नहीं छोड़ता। वो माँ के घर से वापस तो आ गई थी, लेकिन वापस आने के बाद इसे सलार का लहजा कुछ बदला बदला सा लगा। पहले पहले से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हर गुजरते हुए दिन के साथ कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता जो उसे चौंक जाने पर मजबूर कर देता। सलार जॉब कभी इसके पास बैठता तो फौरन दरवाजे को धड़धड़ाया जाता, ऐसे किसी न किसी काम के बहाने बुला लिया जाता, और शाम जब वो अपनी माँ और बहनों के पास बैठने के लिए जाता तो भी इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता कि इसे वहां से उठकर कमरे में आना पड़ता। अब वो ऐसी तरबियत नहीं रखती थी, अगर वो अपनी माँ और बहनों के पास बैठे तो वो कबाब में हड्डी बनकर बैठी रहे। तो वहां कौन सी बातें होती, क्या कुछ कहा जाता, इन तमाम बातों से वो लाताल्लुक थी। इस शाम सलार घर आया तो खदीजा बेगम का ब्लड प्रेशर हाई था, इनकी तबीयत खराब थी और मुकद्दस ने आकर इसे बताया। वो दौड़ते हुए इनके पास गया। अम्मी, आपकी दवाएं घर पर थी, अगर मुकद्दस या नाजिया में से कोई घर नहीं था तो आप मनाहिल से कह देती। वो परेशानी से इन्हें देखते हुए कह रहा था और कराहते हुए खदीजा बेगम ने मुंह के जावे बिगाड़े। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी को मालूम नहीं होगा मैं सुबह से कमरे से क्यों नहीं निकली? इसने यहाँ तक आकर पूछने की जहमत नहीं की। क्या किस्मत है मेरी, शौहर ना मरता तो बोझ तो ना बनती। बेटे पर झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए वो रो पड़ी और वो देर तक अपनी माँ के चेहरे को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर इसे साथ लगा लिया। इस वक्त किसी मनाहिल पर जितना गुस्सा आ रहा था वो नाकाबिले बयान था। वो इतनी बड़ी लागर्जी कैसे कर सकती थी जब इसने पहले रोज ही अपनी माँ बहन की जिम्मेदारियां से सौंप दी थी, तो इन जिम्मेदारियों का झुटलाना नहीं बनता था। क्या तुम्हें इतना भी एहसास नहीं रहा कि जाकर मेरी माँ की खैरियत दरियाफ्त कर लेती? वो कमरे में दाखिल होते फिनकारी, जबकि बेडशीट दुरुस्त करती वो लड़की पलट कर इससे देखने लगी। सलार, इसके लबों ने बेआवाज जंबिश की थी। शादी को 3 हफ्ते होने वाले थे और इन 3 हफ्तों में घर भर की जिम्मेदारी इस पर डाल दी गई, लेकिन इसके बावजूद सलार का रवैया। मेरी माँ सुबह से कमरे में बंद है, इसे दवा नहीं दी गई, वो मरने के करीब है और तुम सारा दिन यहाँ आराम करती रही। वो कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं थी, एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी और बाएतमाद लड़की थी। एक लम्हे में ऐसा अंदाजा हो गया कि बात किस तरह सलार के कानों में डाली गई है। इन्होंने खुद मुझे अपने कमरे में आने से मना किया था। इनका कहना था कि वो आराम कर रही हैं, इनके आराम में खलल न डाला जाए। इसने नरमी से बात को सुलझाया और इसे अपने करीब कर लिया। इन्होंने मना किया था, वो मर जाती तब भी तुम ना जाती। वो बहुत बदगुमान हो चुका था, हालांकि सलार के आने से सिर्फ 1 घंटा कबल ही वो अपने कमरे में बंद हुई, लेकिन यूं जाहिर हो रहा था जैसे वो दिन भर अपने कमरे में बंद रही हो। मैं नहीं जानती कि आपसे क्या कहा गया, लेकिन मैं भरी भरी आंखों के साथ इसने अपने लहजे पर काबू रखते हुए कहा, और सलार ने सख्ती से इसके लबों पर उंगली जमा दी। आज तक मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन मामला जब मेरी माँ पर आएगा मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मनाहिल। ऐसे छोड़ते हुए वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि सीढ़ियों के साथ लगी मुकद्दस जल्दी से संभल कर सीधी हुई। सीढ़ियां चढ़ती वो मसरूफ से अंदाज में वो यूं सलार की जाने बढ़ी जैसे पहले से किसी काम के सिलसिले में आ रही हो। ये दवा पास रख लो मनाहिल, तुम्हें सुबह याद करवा देगी, लेते आना। चालाकी की जहां पर इंतहा होती थी वहां से माँ बेटियों की इब्तिदा होती थी। वो रात 12 बजे के करीब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। वो अभी तक करवट बदले हैरानगी से आंखें खोले पड़ी थी। इस चीज ने इसे हैरत में मुब्तला कर दिया कि अच्छाई के बावजूद सिर्फ और सिर्फ ऐसे तजलील मिलती, सिर्फ ताने दिए जाते, कोई था ही नहीं जो इसे थाम कर अपने पास बैठाते हुए सराह देता, और अब इसका शौहर भी। कुछ देर इसे देखने के बाद सलार इसके करीब आया और इसकी करवट अपनी जानिब बदल दी। इसकी कमर से एक हाथ डालकर दूसरे हाथ से वो इसका सर अपने कंधे पर टिका दिया, जबकि वो शिद्दत से रो पड़ी, मुकाबिल इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसे रोने दे रहा था। तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? इसके बालों में मतवातर उंगलियां चलाते हुए वो बात का आगाज कर रहा था। धोखे से, झूठ से, फरेब से। मुझे इन चीजों से इतनी शदीद नफरत है कि मैं जब किसी को ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ तब मैं इसकी जिंदगी से खुद को दूर कर देता हूँ, इसे अपनी मोहब्बत से महरूम कर देता हूँ।
वो हल्की आवाज में बात कर रहा था और वो बड़े ध्यान से इसकी बात सुन रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मिनाहिल, तुम्हें अपने दिल के पास रखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शख्सियत दो सूरतों में बटी हुई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आईने की तरह शफाफ हो। मैं अगर तुम्हें एक जानिब से देखूं तो दूसरी जानिब से तुम्हारा अक्स मुझे बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके माथे पर लब रखता इसे अपनी ख्वाहिशों के मुतालिक बता रहा था। सलार, मुझसे नफरत कीजिएगा, लेकिन तब जब आप मेरी गलतियों को अपनी आंखों से देख लें। तीसरा शख्स हमेशा बगावत की वजह बने। खुदा गवाह के तीसरे शख्स ने सवाए फसाद बर्पा करने के कुछ नहीं किया। वो नहीं जानती थी सलार इसकी बात मानेगा या नहीं, लेकिन वो कह गई और मुकाबिल ने इसके रुखसारों पर बारी बारी लब रखे। आई एम सॉरी। वो हमेशा इसके सामने अपनी अना और जिद को तोड़ देता क्योंकि वो इस लड़की से मोहब्बत करता था, इसकी शरीके हयात थी और मराहिल ने कभी भी बात के गले में रस्सी डालकर इसे नहीं खींचा और वो भी आसानी से बातों को छोड़ दिया करती। जहाँ रिश्ता निभाना हो वहां छोटी छोटी बात पकड़ कर बैठने से सवाए अजियत के कुछ नहीं मिलता। वैसे मैं चाहता हूँ जब हमारी बेटी हो तो इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। वो अब शोखी पर उतर आया और आंसू साफ करते हुए वो हंस पड़ी। यानी आपको सिर्फ मेरी नाक प्यारी लगती है? अरे नहीं बाबा, तुम्हारे रोने से, गुस्सा करने से ये जिस तरह सुर्ख हो जाती है, मुझे वो मंजर अच्छा लगता है। मोहब्बत से इसे समेटते हुए वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा हो तो इसका गुस्सा आपकी तरह ना हो, वरना ऐन मुमकिन है कि किसी रोज मेरी बहू का दिल बंद हो जाएगा। इसने जिस तरह मासूमियत से कहा था, मुकाबिल खिलखिलाकर हंस पड़ा और वो मोहब्बत से चमकती हुई आंखों से अपने सामने हंसते हुए शख्स को देखती रह गई। वो क्या चाहती थी? सिर्फ इस शख्स को हंसते हुए देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इसके सामने हमेशा सर उठाकर बात करे। शायद हालात मुखालिफ सिमत चल रहे थे, वरना कैसे मुमकिन था कि इतनी मस्बत सोच और अच्छी नीयत के बावजूद ऐसे लोग इस पर मुसल्लत किए जाते जो सवाए बदगुमानी और शक के कुछ ना फैला सकते हो। कुछ दिनों के लिए इसने खुद को महदूद कर लिया। इसकी तबीयत भी कुछ खराब रहने लगी थी और अब इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती, सो इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। नाजिया के लिए नाश्ता बनाना, मुकद्दस के बेटे के सारे काम करना, खदीजा बेगम को दवाएं देकर खाना खिलाना, सब कुछ इसी की जिम्मेदारी था। और इस सब के साथ सलार की मोहब्बत, शिद्दतें और गुस्सा, सब कुछ बर्दाश्त करना। आज भी घर में होने वाली छोटी सी छोटी बात भी शाम से पहले सलार के कानों तक पहुंच जाती और ऐसे हैरानगी नहीं होती। वो जानती थी ये छोटी बात पर लगाकर कैसे इस शख्स तक पहुंचती है, लेकिन इसके अलावा वो कोई चारा भी नहीं था। वो दिन भी ऐसे हंगामा खेज था। सारा दिन इसने कपड़े धोए और छत पर कपड़े फैलाने के लिए चली गई। 2 बाल्टियां भरकर कपड़े फैलाए और तीसरी बार जब गई तो ना दुपट्टा इसके सर से ढलक चुका था, पूरा वजूद भीगा हुआ था, हत्ता के बाल भी। वो इन्हमाक से अपना काम कर रही थी और गिर्द देखे बगैर जब अचानक से छत पर आती नाजिया ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। खुदा का खौफ करें भाभी, सलार भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आप यहाँ ये कर रही हैं। वो हैरान होकर नाजिया के जाने मुड़ी और फिर नाजिया की नजरों को समझते हुए पलट कर देखा। करीबी पड़ोसियों की छत पर खड़ा हुआ मेरा इसे बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए अब पलट कर जा रहा था। मैं नहीं जानती थी नाजिया वो लड़का खड़ा है, मैं तो अपने काम में मसरूफ थी। इसने नरमी से कहा, मैंने खुद आपको अपनी आंखों से देखा है आमिर के साथ नैन मटका करते और अब आप मुकर रहे हैं। नाजिया ने हर हद पार कर दी। जुबान संभाल कर बात करो नाजिया, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। इस बार इसका लहजा सख्त हुआ और नाजिया ने आगे बढ़कर इसे हाथ से पकड़ना चाहा, लेकिन इसने नाजिया के हाथ को बुरी तरह झटक दिया। वो तो चीखते हुए नीचे भागती चली गई। अम्मी अम्मी बाहर निकल कर देखें भाभी क्या कर रही हैं छत पर, और जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मुझे मारने लगी। वो झूठ मूठ के आंसू बहाती हंगामा कर रही थी और खदीजा बेगम दिल थाम कर बाहर निकली, इनके साथ मुकद्दस भी, जबकि दाखिली दरवाजे से अंदर आता हुआ सलार भी ठिठक कर रुक गया। भाभी आमिर के साथ बातें कर रही थी, मैंने खुद सुना है। वो अपनी छत पर खड़ा था, इशारों में बातें हो रही थी। और भाभी को देखें ये किस तरह भागी हुई है, वो चीख चीख कर बता रही थी और वो धक से खड़ी रह गई।
بس اتنی حیرت تھی کہ اس کی پلکیں بھی ٹھہر گئیں. یہ کیا کہہ رہی ہو نازیہ؟ یا اللہ، یہ دیکھنا باقی تھا. مصنوعی حیرت اور بے یقینی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہ تو یوں بیٹھتی چلی گئی اور سالار لپک کر ان کے جانب بڑھ گیا تھا. نازیہ، تم ہوش میں تو یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ ابھی شادی کو 1.5 مہینہ نہیں گزرا اور اس لڑکی نے ان کا ایسا روپ دیکھ لیا جو جانوروں سے بڑھ کر تھا. یہ صرف جھوٹ بول رہی ہے سالار. میں صرف کپڑے پھیلانے گئی تھی. میں نہیں جانتی تھی وہ لڑکا اپنی چھت پر کھڑا یا نہیں. چاہو تو جا کر اس لڑکے سے پوچھ لو. اس نے اپنی آواز کو متوازن رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. سالار اسے دیکھتا رہ گیا. نازیہ اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہے کہ تمہارے لیے جھوٹ بولے. خدا کا خوف کر لو. اللہ نے کیسا ہیرے جیسا شوہر دیا ہے تمہیں. مقدس بھلا کس طرح جلتی پر تیل کا کام نہ کرتی. میں جھوٹ نہیں بول رہی. نازیہ جھوٹ بول رہی ہے. مجھ پر بہتان لگا رہی ہے. چیخو پکار کرتی ہوئی وہ لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی. اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ سالار دیر تک اسے دیکھتا رہا لیکن نہ جانے کیوں اس کی نظروں میں شک نہیں تھا، بے یقینی نہیں تھی، اور ان کی باتوں کے زیر اثر ہی شاید اس کا سر بری طرح چکرایا. اس نے سیڑھی کی ریلنگ کو تھاما. خدیجہ بیگم مسلسل اس پر الزام لگا رہے تھے. کندھے اچکاتے ہوئے مقدس بھی کچھ کہنے سے باز نہیں آ رہی تھی اور نازیہ تو چیخ چیخ کر سب کچھ اپنے بھائی کو بتا رہی تھی. اس نے سننا چاہا، آنکھوں کو کھولے رکھنا چاہا لیکن وہ مزید نہیں کھول پائی. سر تھام کر گرانے سے پہلے اس نے اپنی جانب دوڑ کر آنے والے سالار کو دیکھا تھا. اس کے بعد گہرا اندھیرا، گہری خاموشی. وہ نہیں سمجھ پائی کہ کیا ہوا ہے. بس خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں. ڈاکٹر نورین نے اس کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد پلٹ کر سالار کو دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ رہے. سٹریس بہت زیادہ ہے مسٹر سالار. انہوں نے سالار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ وہ لڑکا ہلکا سا گڑبڑایا. ایسی حالت؟ اس کی سوئی ہوئی اٹکی تھی کہ اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نورین ذرا سا مسکرائیں. میرا خیال ہے آپ ابھی تک نہیں جانتے کہ آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اور وہ بے اختیار مسکرا پڑا. وہ باپ بننے والا تھا. اس نے پلٹ کر خدیجہ بیگم کو دیکھا. وہ بھی جیسے بامشکل مسکرائیں. کندھے اچکاتی ہوئی نازیہ کمرے سے باہر نکل گئی. یکنا شد دو شد. اس روز اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے. نازیہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بھی ہنگامہ کھڑا ہوا. سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اسے پرواہ تھی تو صرف اپنے سامنے لیٹی ہوئی موم کی گڑیا کی، جس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. مجھے زندگی کتنی بڑی خوشی دینے کے لیے بہت شکریہ. اگر یہ تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم مجھے پہلے بتا سکتی تھی. وہ ہلکا سا شکوہ بھی کر گیا اور وہ بس سر جھکا کر رہ گئی. پچھلے 1 ہفتے سے آپ کی امی کو بتا رہی ہوں لیکن انہیں لگتا ہے کہ ایسی بات نہیں. ان کے بیٹے کے سامنے کروں گی تو پریشان ہوگا، سو اپنی زبان بند رکھوں. وہ بولی تو اس کے اندر گویا تلخی بھری ہوئی تھی لیکن سالار اپنے ان حسین لمحوں کو تلخی کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا. کانگریچولیشنز مومی ٹو بی. وہ اتنا سرشار تھا کہ ساری باتوں کو فراموش کر گئی. اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ہلکا سا مسکرائی. آپ کو بھی بہت مبارک ہو سالار. کی بچہ ہمارے لیے خیر ثابت ہو. سرخ چہرے کے ساتھ مناتے ہوئے وہ اس سے لمحے اس اتنی حسین لگی کہ مقابل نے جھک کر اس کے لبوں کو بے ساختہ چھو لیا. اب اسے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. میں امی سے کہوں گا کہ کام مقدس باجی اور نازیہ میں بانٹ دیں. تم اپنا بہت خیال رکھنا پلیز. وہ التجا کر رہا تھا اور وہ پرسوچ نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتی رہ گئی. ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہم چپ چاپ خود کو حالات کے حوالے کر کے خاموشی سے تماشا بنتے دیکھتے رہ جائیں. کبھی کبھار ہمیں اٹھ کر اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہمیں حالات کا رخ بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. اور اس نے بھی ایسے ہی سوچ لیا تھا. خاموشی سے کچھ نہیں ہونے والا. اس شام جب سالار خدیجہ بیگم کے کمرے میں جانے لگا تو اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی وہ بھی ساتھ چل پڑی. آپ روز جاتے ہیں، میں اکیلے کمرے میں بور ہو جاتی ہوں. سب کے ساتھ بیٹھوں گی تو دل بہل جائے گا. اور سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا. جس وقت وہ خدیجہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی سالار کے ساتھ اسے دیکھ کر انہوں نے چہرے کے زاویے بگاڑے. صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے انہیں باتیں کرتی دیکھتی رہی. عجیب بات تھی کہ اس روز باتوں میں اس کا تذکرہ نہیں تھا. وہ باتیں جو 2-3 گھنٹوں تک جاری رہتی.
आज सिर्फ आधे घंटे में खत्म हो गई। सलार भी कुछ हैरान हुआ। पहले हर बात मिनाहिल से शुरू होकर मिनाइल पर खत्म होती, लेकिन इस रोज बस चंद इधर उधर की बातें और फिर खामोशी। मुकद्दस उठकर बच्चे को सुलाने के बहाने चले गए। नाजिया अपनी पढ़ाई का बहाना करते कमरे में चले गए, जबकि खदीजा बेगम सरदर्द का कहती दवा लेकर सो गई। बने हुए खुद साख्ता असूलों को अगर खुद ना तोड़ा जाए तो ये सर पर मुसल्लत होना शुरू हो जाते हैं। सुबह से सोच लिया था कि इन सारे असूलों को वो खुद ही तोड़ देगी। अगली सुबह से बेदार करने के लिए मुकद्दस ने एक बार फिर दरवाजा धड़धड़ाया। आपको याद दिलाना पड़ेगा कि नाश्ते के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। और अपने बालों को समेट कर ऊंचा जूड़ा बनाती वो चमकती हुई निगाहों से मुकद्दस को देखती रह गई। आप जानती है ना, आपा किचन में जाते ही मुझे अजीब सी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। लाइए फ्रेदोन मुझे पकड़ा दीजिए, मैं इसे संभालती हूँ। और आप नाश्ता बना लें। खुले दिल से मुस्कुराते हुए इसने जिस तरह कहा था, मुकद्दस तो हैरत से इसे देखने के बाद दांत पीस कर कुछ कहने लगी कि इसकी पुश से आते हुए सलार को देखकर रुक गई। सलार इधर आए, फरीदोन को पकड़े, हम इसके साथ खेलते हैं और आपा नाश्ता बनाती है, इसने कह दिया। और सलार ने आगे बढ़कर फरीदोन को पकड़ लिया। इस छोटे से बच्चे ने क्या खामखा का तंग करना था। थोड़ी देर गोद में लेने के बाद खेल कर सो गया और मुकद्दस नाश्ता बनाती हुई बड़बड़ाती रह गई। नाजिया को कॉलेज से छुट्टियां थी। इस रोज लंच करते हुए इसने दबे दबे लफ्जों में नाजिया से कह दिया कि वो घर के थोड़े कामकाज देखा करे, अब जल्द से जल्द इसकी भी शादी कर देनी है, तो ये ना हो मुकद्दस बाजी की तरह ताहिर भाई के जी को ना लगे। इसने जिस तरह मुस्कुराते हुए शोखी से कहा था। सलार ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, ताहम गिड़गिड़ाती हुई तीनों माँ बेटियों ने एक दूसरे को देखा और फिर नाजिया दांत पीस कर बोली, मैं ताहिर भाई के बजाय किसी सलार भाई जैसे बंदे का इंतखाब करूंगी। और नाजिया को देखकर वो सर झुकाते हुए मुस्कुरा दी। फिर भी अगर सलार भाई जैसे किसी का इंतखाब करोगी तो नासिया और मुकद्दस बाजी जैसी नंदों के नाज नखरे कौन उठाएगा। और माँ बेटियों का बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठी हुई लड़की को उठाकर दीवार पर दे मारती। और इसके बाद सलार ने भी सर उठाकर देखा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, आपा के साथ मिलकर खाना बनाने पर भी गौर करो और घर की डस्टिंग भी तुम ही कर दिया करो। सुर्ख चेहरे के साथ वो सर झुका गई। जी भाई। आवाज इतनी आहिस्तगी से निकली कि बामुश्किल मिनाइल के कानों तक पहुंची हो। वो अचानक उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को इसने बामुश्किल दांतों में दबाया। गालों पर पड़ने वाले घड़े उभर कर मादूम हुए। सलार अच्छा खासा कमाता है, जब से वो शादी करके आई थी। इसमें 2-3 बार घर में ये पॉइंट उठाने की कोशिश की कि घर में एक मुलाजमा रख ली जाए। और खदीजा बेगम मैं हमेशा इसके गले पड़ जाती थी कि हमारे घर में रिवाज नहीं है, घर की जिम्मेदारी घर की बहू ही संभालती है। लेकिन जब मुकद्दस पर नाश्ते की जिम्मेदारी आई और बाकी खाना बनाना, जिसमें फिर भी मिनाहिल हाथ बटा देती, डस्टिंग की जिम्मेदारी नाजिया पर आई, तब तीसरे दिन ही कामवाली का अरेंज कर लिया गया। ऐसे मालूम हो गया था ऐसों के साथ ऐसे रवैया अख्तियार करना चाहिए जो जिस फितरत का मानी होता है इसकी फितरत के मुताबिक ही रोकना चाहिए। ऐसे लोगों को सर नहीं चढ़ा लेना चाहिए जिन्हें सिर्फ मुनाफकत करना आती हो। ये लोग सर का ताज नहीं बल्कि पैर की जूती हुआ करते हैं। भाभी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, प्लीज आज मेरे सारे सूट धोकर इस्त्री कर दीजिएगा। नाजिया ने कमरे में झांक कर देखा। वो जो अपने नाखूनों पर पॉलिश लगा रही थी, गर्दन घुमाए से देखती रह गई। ओह नाजो जान, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुम्हारे कपड़े धो तो दूं, लेकिन इसने जानबूझकर लेकिन को इतना लंबा खींचा। नाजिया बस इसके चेहरे को देखती रही। तुम्हारे भाई ने मुझे छत पर जाने से मना किया, तुम तो जानती हो ना किस लिए। मैं धो और तुम खुश करने के लिए जाओ, और अब छोटे से काम के लिए 2 लोगों को क्या अखबार करना। तुम धो और ऐसा करना कि 2 सूट सलार के भी पड़े हैं, वो भी लेती जाना, सुबह इस्त्री करके दे देना। मुस्कुराते हुए बहुत क्यूटनेस के साथ इसने नर्म अंदाज में कहा था। और नाजिया से देखती रह गई। इसकी चाल इसी पर उल्टी पड़ी। घर के कपड़े कम तो नहीं थे कि 2-4 सूट कंगाल कर वो छत पर डाल देती। कामवाली के साथ ये बात हुई थी कि कपड़े भी इसे धोने पड़ेंगे। वो तो सिर्फ डस्टिंग और बर्तनों के लिए रखी गई, वो भी मुनासिब सी कीमत पर। और नाजिया के हाथ जिन्हें वो बड़ा
संभाल संभाल के रखती थी। 3-4 सूट धोने के बाद ही शल हो गए। इसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। गुस्से से उगलते हुए वो इस वक्त सीढ़ियां उतरती जा रही थी। जब इसने सीढ़ियां चढ़ते हुए मिनाहिल को देखा, क्या हुआ डार्लिंग? आज तो बड़ी जल्दी कपड़े धुल गए। वो अभी भी सोकर उठते थी कि सलार के आने का टाइम था, तो थोड़ा खुद को संवारना चाहती थी। जबकि नाजिया ने दांत पीस कर इसे देखा। बड़ी चालाक है आप, शर्म नहीं आती ऐसी चालाकियां खेलते हुए? और सीने पर बाजू लपेटते मिनाहिल इससे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अम्मी ठीक कहती हैं, आपके हसीन चेहरे से नफरत करनी चाहिए। कैसे हमारे भाई को अपने इशारों पर नचा रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं भी नाजिया हूं। आपको इस घर से निकलवा कर ना छोड़ा तो मेरा नाम नहीं। नाजिया तो यूं इसे धमकियां दे रही थी जैसे इसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। यही काम तो वो पिछले 1.5 माह से करती आई थी। तब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। तब तक किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि वो इन सब के इशारों पर नाच रही है। नाजिया की बात सुनकर इसने मुस्कुराहट को कायम रखा। तुम्हारा जो दिल करे तुम कर लो। अगर तुम सबकी मिली जुली साजिश मुझे इस घर से नहीं निकलवा पाई तो तुम एक मेरा क्या उखाड़ लोगी? और न जाने नाजिया पर कौन सा भूत सवार था। आगे बढ़कर इसे बाजू से दबोचते हुए वो धकेलने लगी। मरो तुम भी और तुम्हारा बच्चा भी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम हमारे सर पर अजाब बनकर आ गई हो। एक हंगामा बरपा हुआ, एक शोर उठा। वो गिरने लगी थी। बामुश्किल रेलिंग को पकड़ते खुद को संभालती खड़ी रह गई, जबकि नाजिया इसे बालों से दबोचते हुए नीचे धकेल रही थी। जब सलार दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, तुम भी मर जाओ, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की। हमारे भाई की जान छोड़ दो तुम, वो चीख चीख कर कह रही थी। और सलार को यूं लगा जैसे उसके कदमों से जमीन खींच ले गई हो। नाजिया, वो धारते हुए आगे बढ़ा और नाजिया काम कर बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। आगे बढ़कर इसने मिनाहिल को थाम लिया था। वो बहुत बुरी तरह डर गई। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। बाज़ दफा जब तक इस पर थी खौफ नहीं आया, लेकिन इसका बच्चा, इसका मासूम का क्या कसूर था? क्या वो लोग इतने गिरे हुए थे? खदीजा बेगम और मुकद्दस भी कमरों से बाहर निकल आई और सामने का मंजर देखकर वहीं खड़ी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इतनी नफरत में डूबे हुए हो। अम्मी, आपको आवाजें नहीं आ रही थी? मुकद्दस बाजी फनकारते हुए कह गया। और सब लोग खामोश पेशेमान खड़े थे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने जिन्हें अपना समझा, जिनकी खातिर मैंने इस लड़की को खुद से दूर करना चाहा, वो मेरे और मेरी औलाद के बारे में ऐसा सोचते हैं। इसका दुख और गुस्से से बुरा हाल था। इस रोज वो मिनाहिल को डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर ने यह बताया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इनका बच्चा भी बिल्कुल हिफाजत से है। चलो घर चलें। मिनाहिल का हाथ पकड़ना चाहा और मिनाहिल ने अपना हाथ छुड़वा लिया। मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। अब जब तक मुझे मेरे घर में नहीं लेकर जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मिनाहिल इसमें सरगोशी की, लेकिन मिनाहिल अपनी बात पर डटी रही। सालार सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। इसने वादा कर लिया सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर वो इसे अलग शिफ्ट करवा लेगा। अगर इसे फिलहाल आने के लिए मकान में भी शिफ्टिंग करवाना पड़ी तब भी वो इसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। इन 2 दिनों में खदीजा बेगम ने 10 बार इनकी मिन्नत की, वही चालें अपनाई जो हमेशा अपनाती थी, लेकिन इस बार सालार अपनी बात पर कायम रहा। अपने बच्चे और अपनी बीवी की हिफाजत इस पर जरूरी थी। सो इन सबको छोड़ो और वो अपनी बीवी के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया। मिनाहिल ने इसे इजाजत दी थी। वो चाहे तो दिन में 10 बार अपनी माँ और बहनों के पास चली जाए, लेकिन अब वो नहीं जाएगी। हर इंसान के पास इज्जत नफ्स होती है। किसी को इतना जलील नहीं करना चाहिए कि वो आपसे सारे रिश्ते खत्म कर ले। सलार ने अब 2 जगहों पर खर्चा देना था। थोड़ी कमाई महदूद हुई तो घर की मुलाजमा को भी खुदाफिज कहकर जाना पड़ा। सारी जिम्मेदारी मुकद्दस पर आई तो इसे भी ताहिर अच्छा लगने लगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर फरीदौन को संभाल कर वो ताहिर के घर चले गई और नाजिर जिससे काम को कोई ढंग नहीं था, वो भी खदीजा बेगम को खड़ी खड़ी सुनाकर सारे काम भी करवाती और दिन भर बैठकर हुक्म भी चलाती। बेटियों ने वैसा ही बना हुआ था जैसे इनकी तरबियत हो, और ये खदीजा बेगम की तरबियत थी जो इनके सामने आ रही थी। इस रोज जब सलार इनसे मिलने के लिए आया तो इन्होंने बिला झिझक कह दिया, जल्द से जल्द नाजिया के लिए रिश्ता तलाश करो। ये अपने घर की हो जाए तो मैं भी अपनी बहू के पास चली जाऊंगी या फिर इसे इधर बुला लूंगी। ये घर इसका है, इसमें इसकी माँ हूं और अपने पोते
पोती के बगैर कैसे रहूंगी मैं अकेले। वो जिंदगी में पहली बार रो रही थी, सिर्फ अपनी नदामत के एहसास से, सिर्फ इस एहसास से जो इसके अंदर से झंझोड़ा था। अपनी बेटियों से मुंह के खाने के बाद इसे पराई बेटी अच्छी लगने लगी। और यही तो होता है, यही तो मुआशरे की हकीकत है जो हम बयान करने से कतराते हैं। वापसी के रास्तों पर गाड़ी मोड़ते हुए सलार मुसलसल यही सोच रहा था कि माओ को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि वो बेटे की जिंदगी में आई हुई किसी लड़की को तस्लीम न कर सके। बहनों को इतना लालच में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए कि वो अपनी भाई के रगों से आखिरी खून का कतरा भी निचोड़ने की कोशिश करें। हर रिश्ता एक तवाजुन में अच्छा लगता है। अगर सब लोग एक दूसरे के सरों पर मुसलत होने की कोशिश करें तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। हर कहानी में कोई हीरो एंट्री नहीं मारता। आपको बचाने के लिए कभी कभी अपनी इज्जत के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है, मनाहिल की तरह, ताकि सच सबके सामने आए, ताकि आपकी हकीकत और हैसियत दोनों को तस्लीम किया जा सके। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।